हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ने जा रहे हैं और पूरा आसान वे में पढ़ेंगे कि आखिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहले मैंने एक क्या किया, एक इस तरह से सेटअप मैंने तैयार कर लिया। इस जो है डिस्चार्ज ट्यूब जो है आपके पास यहाँ जो ये यूज हुआ है इसका नाम वैक्यूम पंप है। इसका नाम वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम होता है कि यहाँ का जो अंदर का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। और मैंने यहाँ एक यूज करता हूँ कैथोड रेज और एक एनोड। मैंने कैथोड और एनोड को यूज कर रहा हूँ और ये दोनों को मैं एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ दोनों को ज्वाइन करता हूँ। छोटा और बड़ा, ये दोनों को हाई पोटेंशियल बैटरी के साथ मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। हाई पोटेंशियल जनरेटर, मतलब जनरेटर मतलब हाई वोल्टेज चाहिए हमको, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या किए हैं, परफोरेटेड यूज किए हैं। परफोरेटेड मीन्स होता है छोटा छोटा होल्स। इस तरह से मैंने बड़ा छोटा इसका नाम हो गया परफोरेटेड कैथोड। मैं कैथोड का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, एनोड है, ठीक है। ये आपका कंडक्टिंग वायर है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। यहाँ जैसे आपके पास यहाँ जो कुछ गैस स्पेशल टाइप का गैस रखा है, यहाँ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में यहाँ H2 गैस रखा गया है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। वही डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के समय में हम लोग जो है वो रखे थे, यहाँ कोई भी गैस आप पुटअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, जैसे मान लो कि कोई भी आपके पास एटम होता है तो इसके पास सेल होता है। क्या होता है, सेल होता है। तो सेल होता है, मैं इसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करूंगा, थोड़ा आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि क्या होता है। इसके आउटर ऑर्बिट पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन किधर क्या आएगा, इधर से इधर आएगा कि नहीं आएगा। इधर प्रोटॉन क्या होगा, एनोड की तरफ आए, ये कैथोड की तरफ आएगा क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज मतलब एनोड होता है। और नहीं कैथोड, सॉरी, नेगेटिवली कौन होता है, कैथोड होता है। और पॉजिटिवली कौन होता है, एनोड होता है। तो जो प्रोटॉन होगा वो पॉजिटिव चार्ज मतलब इट मींस H पॉजिटिव होगा, ठीक है। H पॉजिटिव किधर आएगा, कैथोड की तरफ आएगा, ठीक है। तो आएगा तो इसके पास होगा, इससे पास होगा। अब इससे पास होगा ना तो यहाँ क्या होगा, रेड ग्लो करेगा। क्या करेगा, रेड ग्लो देखने को मिलेगा। और यहाँ जो है ना प्रेशर को रिड्यूस किया गया है तो वैक्यूम पंप के थ्रू, ठीक है। और एक हाई वोल्टेज बैटरी या जनरेटर को यूज किया गया है जो बहुत ही हाई पोटेंशियल यहाँ क्रिएट करता हो। और इसके बीच में कुछ क्या हो रहा था, ऐसा बात नहीं है, यहाँ भी क्या हो रहा था, इधर से इधर आपका इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, मतलब कैथोड रेज आपका इधर से इधर ट्रांसफर हो रहा है। उसी समय में क्या हो रहा है, इधर से आपका एक स्पेशल टाइप का जो है रे जो है उसका नाम हो गया कैनाल रेज बोलते हैं, उसी का नाम बोलते हैं प्रोटॉन्स बोलते हैं, उसी का नाम बोलते हैं पॉजिटिव रेज बोलते हैं, उसी का बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो ये जो है आपका इधर से इधर आ रहा है और यहाँ रेड ग्लो देखने को मिलता है। क्या होता है, रेड ग्लो, यानी क्या होगा, रेड ग्लो। रेड ग्लो जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। ये जो जलने का जो कारण है वो अलग अलग कलर शो करता है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, यानी कैसा कलर, जो कलर जो है वो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है, ठीक है।
तो ये हमको एक्सपेरिमेंट से पता चला। ये जो सेटअप किया था वो गोल्डस्टीन किया था। तो आगे हम जाके इसके बारे में, पहले आप इसको फिगर बनाइए और स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लगता है। और यहाँ देखिए एक बात और है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एनोड की तरफ से आ रहा है, लेकिन एनोड से नहीं आ रहा है। ये क्या आ रहा है, स्पेस में। यहाँ बहुत सारा गैस है, H2 गैस है यहाँ, ठीक है। बहुत सारा गैस है, तो गैस से ही मतलब क्या हो रहा है, वो क्रिएट हो रहा है और इधर से प्रोटॉन आ रहा है, एनोड से नहीं आ रहा है। ये गलती नहीं करने का। उस समय इलेक्ट्रॉन जब हो रहा था यानी कैथोड रेज होता था, वो क्या था, ये आपका कैथोड से ही आता था और वो गैस पे डिपेंड नहीं करता था, वो गैस पे डिपेंड नहीं करता था। और ये क्या करता है, गैस पे डिपेंड करता है। और गैस में अलग अलग यहाँ गैस रखेंगे आप, तो यहाँ क्या होगा, अलग अलग कलर का यहाँ ग्लो करेगा, ठीक है। ये सेटअप था आपका। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था गोल्डस्टीन, कौन किया था, गोल्डस्टीन 1886 में किया था। तो वही बातें यहाँ जो मैं किया हूँ एक्सपेरिमेंट, उसी को मैं एक लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए चला आगे। और ये जो है आपका लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। चलो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये नहीं है, चलो अब यहाँ इसका लैंग्वेज लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ आइए, लिखेंगे दिस, थोड़ा हो जाइए, एक मैं लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि अच्छा तरह से मैं लिख सकूं, ठीक है। चलिए तो बात यहाँ लिखेंगे कि प्रोटॉन्स वर, मतलब छोटा बात लिख देंगे कि कौन डिस्कवर किया है। प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा किया गया था, गोल्डस्टीन इन 1886 में किया था। प्रोटॉन्स कौन किया डिस्कवर, गोल्डस्टीन, कब, 1886 में। अब यहाँ जो मेन बातें हैं उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है। ये तो मेन बात है फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ हम लोग जो मेन पार्ट है कैसे क्या हुआ उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब यहाँ कुछ बातें लिखेंगे, या फिर एरो इसको दे दें आप अच्छा तरह से, इसको एरो से बात करें। अब यहाँ लिखते हैं कि ही यूज्ड टू, क्या किया था, परफोरेटेड, क्या लिखेंगे, रेटेड कैथोड, he used to perforated cathode in the मॉडिफाइड, क्योंकि इसको मॉडिफाइड किया था। जिस समय वो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ था उस समय परफोरेटेड कैथोड का यूज नहीं किया था, लेकिन मैं जब डिस्कवर कर रहा था तो उसमें मैंने कंसीडर किया कि अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके, ठीक है। यहाँ समझिए, यहाँ he used to perforated cathode in the modified कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व दैट वो क्या किया, ऑब्जर्व किया, क्या किया ऑब्जर्व, कि व्हेन, जब क्या किया, व्हेन हाई पोटेंशियल, लिखिए वोल्टेज की जगह में हाई पोटेंशियल वाज अप्लाइड बिटवीन द क्या, इसके बीच में, इलेक्ट्रोड के, बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो क्या हुआ, समथिंग इज गोइंग ऑन, नहीं, क्या हुआ, पोटेंशियल वाज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो यहाँ क्या हुआ, बोला कि नॉट ओनली बट द इलेक्ट्रोड applied between the electrode, not only electrode but also देखेंगे not
not only cathode rays were produced but also not only cathode rays were produced but also a new type of rays were produced from the किधर से एनोड। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चल आगे चलिए। फ्रॉम द एनोड and moving towards द कैथोड। और कहाँ जा रहा था? कैथोड की ओर जा रहा था। इस तरह से आपका ये यहां तक आपका डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन खत्म होता है। ठीक है, यहां मैंने क्या लिख दिया, चलिए देखिए फिर से देख लीजिए थोड़ा। यहाँ क्या लिखा कि ही यूज टू परफोरेटेड कैथोड इन द मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब, मतलब मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब को यूज किया। इट वाज ऑब्जर्व दैट, वो ऑब्जर्व किया गया कि व्हेन ये हाई पोटेंशियल वाज अप्लाइड बिटवीन द इलेक्ट्रोड के, तो नॉट ओनली कैथोड रेज वर प्रोड्यूस, मतलब कैथोड रेज ही केवल नहीं प्रोड्यूस बट आल्सो ये न्यू टाइप ऑफ रे आर प्रोड्यूस सिमुलेटेनियसली, लिख सकते हैं। ठीक है, उसी समय प्रोड्यूस सिमुलेटेनियसली, यहाँ लिख दीजिए, थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लीजिए, प्रोड्यूस सिमुलेटेनियसली फ्रॉम द एनोड एंड मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड। यही बात यहाँ मैं लिखा हूँ, एंड मूविंग टुवर्ड्स द कैथोड। ये बात ये है तो समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और बातें यहाँ लिख देता हूँ एरो देके। ठीक है, चलिए चलो अब यहाँ देखो, कुछ यहाँ बातें लिखेंगे कि दीज रेज वर नेम्ड एज क्या बोलेंगे, कैनाल रेज, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, एंड एनोड रेज, इसका रीजन लिखिएगा, रीजन इसका कारण क्या है, दीज रेज आर कमिंग टुवर्ड्स द these rays are coming, these rays were, देखो these were लिखिए, these rays were coming towards the कैनाल के थ्रू आ रहा है, मतलब वो होल्स, यानी that is holes of the कैथोड की होल से मतलब इंटर कर रहा है, इसीलिए इसका नाम कैनाल रेज रखा। दीज आर कमिंग टुवर्ड्स द कैनाल दैट इज होल ऑफ द कैथोड। ठीक है, कैथोड के होल से क्या है, इसीलिए इसका नाम कैनाल रेज, मतलब कैनाल रेज मतलब एनोड की तरफ से आ रहा है इसीलिए, और कैनाल रेज क्यों रखा गया, क्योंकि ये होल ऑफ कैथोड से आ रहा है। ठीक है, अच्छा, दीज रेज
वर कॉल्ड ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव रेज because it is coming from एनोड। ये क्या आ रहा है, एनोड से आ रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ से आ रहा है, इसीलिए नाम इसका पॉजिटिव रेज कहा जाता है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, ये बात हो गया ना, फिर एक नोट हम लोग इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए हैं, चला आगे चलिए, एक इसका एक मेन इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं यहाँ। ठीक है, चलो, इसका एक इंपॉर्टेंट बात है कि दीज रेज, यहाँ लिखेंगे थोड़ा इंपॉर्टेंस, लिखेंगे दीज रेज वर, ये जो रेज है वर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड, बट ये एनोड से नहीं आ रहा था, बट इट इज प्रोड्यूस्ड, नोट यहाँ वाज लिखिए और यहाँ इज लिखिए, आर। ठीक है, दीज रेज आर नॉट इमिटेड फ्रॉम एनोड बट इट इज प्रोड्यूस्ड इन द स्पेस, स्पेस से आ रहा था। ठीक है, स्पेस एंड it is produced in the space between the cathode and एनोड। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट में आप रख सकते हैं, ये नोट आपके बात है आपके लिए, इसको लिखिए। These rays are not emitted from the anode, but it is produced in the space, ये स्पेस में प्रोड्यूस होता है, बिटवीन द कैथोड एंड एनोड के स्पेस के बीच में ये प्रोड्यूस होता है, और ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो आगे जाके हम बातें लिखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है ये मेरा कंप्लीट होता है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। अब इसका मैं छोटा सा बात करेंगे कि इसका, अच्छा, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज के बारे में देखेंगे, इसका क्या यहाँ भूमिका है। तो चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, उसके बाद आगे चलते हैं। ले लें, चले आगे चलिए। अब मैं यहाँ कुछ लिख कर लाया हूँ और इसको फटाफट कवर करता हूँ। चलिए, चलो, आपका देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कैनाल रेज है, दीज, देखो, दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन टू द कैथोड रेज। अगर देखो कैथोड रेज कहाँ जा रहा था, आपका इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो इसका जो ट्रेवलिंग पार्ट था वो क्या था, कैथोड से आपका एनोड की ओर जा रहा था, कैथोड से लेके एनोड की जा रहा था। जाता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, यहाँ थोड़ा देखिए, मैं यहाँ थोड़ा भूल गया बताना, यहाँ देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ क्या है, इस समय जो है ना, यहाँ जो है ना एक स्पेशल टाइप का यहाँ मटेरियल का यूज किया गया है, जिसका नाम है जिंक सल्फाइड, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, जिंक सल्फाइड का यूज किया गया है ताकि उस पर कोई स्ट्राइक करता है तो उसमें क्या करता है, मतलब जलता है। ठीक है, मैं ये बताना अब भूल चुका था। चलिए आइए यहाँ, अब देखिए यहाँ क्या है, दे ट्रेवल इन अपोजिट, मतलब ये क्या करता है, कैथोड से एनोड की ओर जाता है, और ये क्या जाता है आपका पॉजिटिव चार्ज, यानी ये जाता है एनोड से आपका कैथोड की ओर जाता है, कैथोड से, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाता है। बात समझ में है?
ये अपोजिट है। देखो ये एनोड कैथोड से एनोड और ये एनोड से कैथोड, जस्ट दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी होता है कैनाल रेज का, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज का, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, ये इसको तो हम लिख ही देता। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, बोलता है एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज। बोलता है कि एनोड रेज होता है ना, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। कैसे, आइए देखिए, आपके पास यहाँ H2 होता है। H2 क्या होता है, इसको हीट करो, मतलब इसमें करोगे तो यहाँ क्या होगा आपके पास, यहाँ 2H पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्रिएट होता है। तो यही क्या होता है, आपका प्रोटॉन्स होता है। क्या होता है, प्रोटॉन्स होता है। बस समझ आया, ठीक है। तो एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये पॉजिटिव है। कैनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। बोल रहा है कैनाल रेज होता है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब, जो प्रेजेंट कैथोड रेज ट्यूब में जो प्रेजेंट गैस है उस पे डिपेंड करता है कैनाल रेज। बात समझ में आया? तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसीलिए लिख के लाया हूँ ताकि फटाफट हो सके। जहां समझाने का बात है वहां मैं समझा ही देता हूँ अच्छी तरह से। चलिए एक पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3 आइए, these rays produce flashes of light on the zinc sulfide। वहां मैंने बताया कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे यहाँ क्या हो रहा है, आपके पास यहाँ प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स है और आपके पास प्रोटॉन्स है। तो यहाँ क्या होता है, इधर से थोड़ा आपके पास आता है और ये जिंक सल्फाइड पे आके टकराता है, टकराता है, टकराता है। तो यहाँ क्या होता है, कुछ यहाँ आपको रेड ग्लो जल देखने को मिलेगा, यानी क्या होगा, रेड ग्लो। ये क्या है, रेड ग्लो। और ये कलर जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे, बार बार बता रहा हूँ। और ये जो है जिंक सल्फाइड का मटेरियल है और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल का यूज किया गया है, ठीक है। आप इसको फटाफट लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। फ्लैश लाइट ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है, ले लिया स्क्रीन। चलिए अब आगे चलते हैं। 4th आइए, क्या बोलता है, एनोड रेज आल्सो अफेक्टेड द फोटोग्राफिक प्लेट्स। ये क्या होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा। जैसे मान लो कि भैया आपके पास AgBr है, ठीक है, AgBr है, इसको आप क्या करेंगे, एनोड रेज डाल देंगे, एनोड रेज। तो एनोड रेज डालने पर क्या होगा, इसको ये Ag कर देगा और प्लस Br2 गैस को बाहर निकाल देगा। यहाँ 2 और यहाँ 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यानी इस तरह से एनोड रेज का इफेक्टेड होगा, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पे, ठीक है। फिर पॉइंट देखिए, दीज रेज कैन पास थ्रू द थिन मेटल फॉइल। अगर कहीं मेटल फॉइल रखेगा तो ये रे क्या होगा, पास कर जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। 6 बोलता है लाइक कैथोड रेज दीज रेज आर रोटेट द व्हील्स प्लेस्ड इन देयर पाथ एंड आल्सो हैव ए हीटिंग इफेक्ट। अगर मान लो इसके पाथ पे क्या करे, अगर कोई व्हील्स रख दे, ठीक है, तो वो क्या कर दे, उसको रोटेट कर देगा। क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। एंड उसके पाथ पे जो भी रहेगा उसको क्या करेगा, हीटिंग अप कर देगा, कोई मेटल से टकराएगा तो, ठीक है। तो ये हीटिंग शो करेगा कौन, ये सब कैथोड एनोड रेज, ठीक है। ये बता रहा है कि जिस तरह से कैथोड रेज करता था उसी तरह से एनोड रेज भी करेगा, ठीक है। इसको पहले आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चल आगे चलिए। अब यहाँ कुछ देखो, नॉट पॉइंट आगे है, क्या बोलता है कि द कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड। मैंने बोला था कि कैथोड रेज होता है सो वो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रोड के। एंड नेचर ऑफ द गैस, ना ही नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है इन द कैथोड रेज ट्यूब। दस इसीलिए मतलब पैराग्राफ लिखेंगे, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑल ऑफ द ऑप्टेन। मतलब ये बोल रहा है कि हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए ये नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। आपके जो भी कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स होगा, मतलब कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एटम में प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स तो नहीं होता लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जरूर हो रहा है, ठीक है। आइए चलिए, हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे इसका छोटा सा एक और नोट पॉइंट है, इसको भी कर लेता हूँ। ये देखो सेकंड पॉइंट, एनोड रेज होता है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, मतलब ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब एंड दीज आर सिंपली द पॉजिटिव चार्ज गैसियस आयंस। इसको क्या बोलते हैं, गैसियस आयन बोलते हैं।
पॉजिटिवली चार्ज केसेस हैं, मतलब एनोड रे जो होता है ना, ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पर और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। अगर नेचर ऑफ गैस अलग रहेगा तो इसका क्या होगा, ग्लो अलग होगा। अगर वहां हाइड्रोजन रखोगे, हाइड्रोजन गैस, तो वो क्या होगा, रेड ग्लो करेगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट पॉइंट कर लिए होंगे। ठीक है, नोट पॉइंट कीजिए, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट कीजिए, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए 9 ई बाई मास। अच्छा एक 9 यहाँ देखो, अच्छा ये मेरे पास पॉइंट छूट गया है, 7 पॉइंट देखिए। दीज रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ईयर डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रे। जिस तरह से यहाँ भी क्या करेगा, एनोड रे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या करेगा, डेविएशन शो करेगा। आप किसके डायरेक्शन में, जिस तरह से कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवरी किया था तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता था, ऐसे करके आई से जाएगा। ठीक है, और ये जो है आपका आई से जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इसलिए नेगेटिव की ओर आएगा और वो क्या आएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। वही बोलता है दिस रेज आर डिफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ये डायरेक्शंस अपोजिट टू दैट ऑफ कैथोड रेज, ऐसे करके होगा। ठीक है, एग्जांपल नंबर ये आपका पॉइंट नंबर 7 हुआ। ठीक है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए, चला आगे। चलिए 6 7 देखिए, 7 हो गया। 8 पॉइंट कहाँ था आपका पास, मेरे पास 8 पॉइंट ये था। अच्छा 8 पॉइंट यही है, 9 पॉइंट लिख दिया। ठीक है, यहाँ देखिए ई बाई मास जो रेशियो है या चार्ज बाई मास इन मच लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बहुत कम होता है। देखो मेरे भाई, यहाँ ई बाई जो मास है प्रोटॉन्स में अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए आपका कितना होता है, इसका चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस में होता है ना, हाँ? यहाँ माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब बात करेंगे। इसका जो मास होता है कितना होता है, 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है, ग्राम में बात कर रहा हूँ। जब इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9.578 होता है। ठीक है, 578 इंटू 10 टू द पावर 4 और ये क्या आएगा, कूलम्ब पर ग्राम आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, और जो इलेक्ट्रॉन में केस में होता था कितना होता था आपके पास, 1.7588 इंटू 10 टू द पावर 11 कूलम्ब पर केजी आता था। देखिए इससे क्या है, बहुत कई गुना, मतलब ये जो है बहुत कई गुना बड़ा है इस बाबू से। ठीक है, तो ये ई बाई मास रेशियो होता है। ठीक है, तो ये आपका है, तो वही बोल रहा है कि मच लेस देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोटॉन का जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत कम होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात करें, थोड़ा बात, चलो अच्छा इसके आगे बात करता हूँ। चलो इसको आप नोट डाउन कीजिए, नोट किए, चल आगे। चलिए अच्छा मैं बोलता हूँ कि जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो मैंने बताऊं मास ऑफ, अच्छा इलेक्ट्रॉन को तो मैं डिस्कस करती हूँ तो उसके बारे में नहीं करूंगा। मास ऑफ प्रोटॉन होता है आपके पास 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 होता है, माइनस 24 ग्राम होता है। ठीक है, अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है। अच्छा ये मेरी बात हो गया। अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन ये हो गया, ये बात अभी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये बात ठीक है। आगे चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि मास ऑफ प्रोटॉन्स इन एएमयू, एएमयू में कितना होगा। ठीक है, चलिए अच्छा थोड़ा उसके बारे में चर्चा कर ही देता हूँ, रुकिए। यहाँ जो लिखा हुआ था, मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू में, तो मैं बोल रहा हूँ कि मास ऑफ जो होता है आपके पास, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है और मास, तो मास ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास कितना हुआ, 1.673 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम होता है। और यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है आपके पास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी होता है। इसको अगर कहीं ग्राम में भी लिखा जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो भी माइनस कितना जाएगा, 28 आएगा। लेकिन ये आपका इतना होगा, लेकिन फिर भी यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन्स क्या होगा, ज्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कई गुना बड़ा होगा। ठीक है, लेकिन वही वही बात ई बाई मास रेशियो पर करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मोल डाल के करेंगे तो ये क्या होगा, कई गुना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि भैया ये मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा बड़ा है और ये तो सेम दोनों में रहेगा, यानी मास ऑफ, यहाँ आपके पास ई बाई मास ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ क्या होगा यार, यहाँ देखो मास अभी निकाले थे तो इसका कितना 1 पॉइंट, इसका कितना होता है 9.578 होता है, ठीक है। इसका कितना होता है आपके पास 1.78588 होता है, ठीक है, इंटू 10⁻11 होता है, यहाँ 10⁻4 होता है। तो ये क्या हो, बहुत बड़ा होगा। तो ये आपको बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये भैया ये क्या है, छोटा है, छोटा से डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर आता है, अगर बड़ा नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर छोटा आता है, ठीक है। तो वही मैं बातें बताने चाह रहा था, ठीक है। आप इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ले लिए, चलिए। चलिए अब आइए मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू। एएमयू में बात करेंगे तो मेरे भाई बताता हूं कि मेरे मास ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये 1 एएमयू में कितना ग्राम होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। तो मैं बात करूं तो 1 ग्राम के लिए निकालो तो कितना होगा, इसको पहले प्लॉट कर लिखता हूं तो कितना हो जाएगा 1 एएमयू, मतलब 1 एएमयू डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम होगा, ठीक है। अगर मेरे 1 ग्राम है मतलब मास ऑफ प्रोटॉन निकालना है, यानी मास ऑफ प्रोटॉन का एएमयू में निकालना है, मास ऑफ प्रोटॉन यानी कितना हो गया 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको बात करेंगे तो इतना मास, एक 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना आया, तो इतना ग्राम इज इक्वल टू कितना आएगा, यही 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम होगा, ठीक है। और बाई 1.66 इंटू 10⁻24 होगा, यानी कहने का मतलब हुआ इसका जो वैल्यू होगा 1.00 यहाँ 7 एएमयू आएगा, ठीक है। मानी अप्रोक्सीमेटली 1 ही लेते हैं, ठीक है। इसको कितना लेते हैं 1 एएमयू, 0 नहीं 1 एएमयू, कितना 1 एएमयू लेते हैं, ठीक है। 1 एएमयू लिखे हैं, कितना लिखे हैं 1 एएमयू, ठीक है। ये 1 एएमयू है, ठीक है। आप इसको पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। तो थोड़ा इसको इधर ही कर देता हूँ, क्यों इसमें लिखा हूँ, रुको, आप लोग को स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो दिक्कत होता होगा, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ 1 एएमयू, 1 एएमयू, ठीक है, इसको मानते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चला आगे, चलिए सर आप केवल पढ़ाते चलते हैं। अरे मेरे भाई देखो आज के जनरेशन में इतना जो है टाइम पास हो चुका है, पता नहीं। आज के लोग जो है केवल रील्स देखते हैं, तरह तरह का वीडियो देखते हैं। आजकल कितना ना जाने कितने एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं जो क्या कर रहे हैं, सबको दिमाग को एकदम पागल कर दे रहे हैं। कोई भी फील्ड में जाइए, आप मेडिकल के फील्ड में जाइए तो वहाँ एडवर्टाइजमेंट का पूरा भरपूर है, टीचिंग फील्ड में आइए तो वहाँ भी एडवर्टाइजमेंट का है। आप कोई भी मतलब कुछ बचा ही नहीं है जो बिना एडवर्टाइजमेंट के दिखता हो। आज वैसा कुछ नहीं है, आज जो ब्रांड वैल्यू हो गया है वो ब्रांड हो गया है। जैसे कहने का मतलब वो किसी की बात देखते हैं तो बच्चा के पास मतलब बहुत करीब है कि वो आईफोन लेके घूमता है, तो ये समझ में आता है अगर आईफोन लिया है तो उसको ना एकदम थार मर्सिडीज मतलब बढ़िया बढ़िया गाड़ी से घूमना चाहिए। लेकिन वो क्या करता है, छोटा टेम्पू में चलता है, जनरल बोगी ट्रेन पे चलता है, ठीक है। ये सभी नहीं होना चाहिए यार। मैं इतना कहता हूँ कि इतना अपने काम पे फोकस कीजिए और कम से कम सुविधा से आप चलिए, ताकि आपको क्या होगा जीवन में कभी समस्या न आए, कभी पैसा का दिक्कत न आए। लेकिन लोग देखते हैं कि थोड़ा भी कमाता है लेकिन दिखावा में ज्यादा बह जाता है, और वो जो आदमी जो है वो कभी जीवन में सक्सेस नहीं कर पाता है। तो इसीलिए अपने लाइफ में कभी भी जो भी कुछ करना है वो अपना औकात के अनुसार काम करना है यार मेरे दोस्त। जितना कमाते हो उसका 10% ही कहीं खर्च करने का प्रयास करना, अदरवाइज क्या हो जाएगा, तुम रोड पर आ जाएगा, किसी से मांगना पड़ेगा पैसा, ठीक है। तो ऐसा कुछ करो यार जो ताकि क्या हो, किसी से मांगना पैसा ना पड़े। ऐसा इतना वर्क करो, अपने पर मेहनत करो। ज्यादा दुनिया बहुत कुछ बदल गया है, पहले के जैसा नहीं है अब रहा है दुनिया। हर चीज जो दिखता है वही बिकता है, यानी परेशान कर देगा। आजकल देखते हैं कि बहुत लोग जो है बहुत आजकल मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। तो आप अच्छा काम रहे, अच्छा खाएं, खाने पर ध्यान दें। ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह है उतना ज्यादा खर्च ना करें,
फालतू फालतू कपड़ा खरीदे नहीं, ठीक है मेरे दोस्त, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलो आइए, ये है मास ऑफ प्रोटॉन्स इन एमयू। अब आगे चलते हैं, क्या है देखते हैं। अब आइए डिस्कवरी ऑफ, ये तो मास ऑफ न्यूट्रॉन है यार, ये तो करना बाद में। चलिए अब आइए हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी कौन किया था? तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का जो है आपका 1932 में जेम्स चैडविक्स बॉम्बार्डेड ए थिन एंड शीट ऑफ बेरिलियम, मतलब बेरिलियम का थिन शीट से क्या किया गया? बम्बार्डमेंट किया। किसे? बाय फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स के साथ बम्बार्डमेंट करने लगा, ठीक है। एज ए रिजल्ट वो जो पाया, ऑब्जर्व किया, कुछ सर्टेन न्यूट्रल पार्टिकल्स आर इमर्जिंग आउट, वहां से कुछ क्या हुआ, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स इमर्जिंग आउट हुआ। दीज न्यूट्रल पार्टिकल्स वर नेम्ड एज न्यूट्रॉन, और वो न्यूट्रल पार्टिकल्स को क्या किया? आपका न्यूट्रॉन दिया। चलिए इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं। चलिए यहाँ क्या हुआ आपके पास, ये है ये क्या है आपके पास? बेरिलियम है। क्या है? बेरिलियम का थिन फॉइल है। क्या है? थिन फॉइल। पहले अब आपके पास यहाँ अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स यानी हीलियम डब्ल्यू आयोनाइज्ड, हीलियम डब्ल्यू आयोनाइज्ड को क्या बोलता हूँ? अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या करेगा? इसमें बम्बार्डमेंट करेगा। क्या करेगा? बम्बार्डमेंट करेगा, मतलब पूरा तेज से इसमें पेनेट्रेशन करेगा, ठीक है। इसमें पेनेट्रेट करेगा, पेनेट्रेट करेगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ एक पार्टिकल्स, यहाँ कुछ ना कुछ रे निकलेगा, ठीक है। उस रे का नाम होगा आपके पास, यहाँ कुछ ना कुछ एक पार्टिकल्स, मतलब कुछ रे प्रोड्यूस हुआ, जिसका ये क्या हुआ? जो नो चार्ज है, नो चार्ज इन दिस रेज, मतलब इस रेज में कोई चार्ज नहीं है, मतलब इस पार्टिकल्स में कोई चार्ज नहीं है। अब क्या किया साइंटिस्ट लोग? दिमाग लगाया कि इसमें कुछ ना कुछ, यहाँ बोला तो कुछ डिटेक्ट ही नहीं हो रहा था, तो बाद में दिमाग लगाया, और दिमाग में लगाया तो यहाँ कुछ वैक्स, पैराफिन वैक्स यहाँ यूज करने लगा। पैराफिन वैक्स कुछ है ही नहीं, केवल क्या है आपका पैराफिन वैक्स, मतलब एक प्रकार का वैक्स ही है भैया, भैया मोम जैसे होता है ना, ये पैराफिन वैक्स, पैराफिन फिन वैक्स, ठीक है। इसे पास किया था, ये पार्टिकल जब पास हुआ तो यहाँ से ना बहुत इसे टकराया, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, वो क्या हुआ? इमर्जिंग हुआ, यहाँ इमर्जिंग हुआ, यहाँ प्रोटॉन निकला, तो उसको डिटेक्शन हुआ। तो भैया बोल रहा है कि यहाँ ना कुछ यहाँ चार्ज पार्टिकल जरूर है, जो क्या है? चार्ज नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ ना कुछ नो चार्ज इन दिस रेज, यानी इसका नाम हो गया, इसके बाद फिर न्यूट्रॉन दिया, इसी का नाम हुआ न्यूट्रॉन। इसका नाम क्या दे दिया? न्यूट्रॉन्स दे दिया। यही जाके इसमें क्या होता है? वैक्स में टकराया बहुत तेज से, तो यहाँ से कुछ ना कुछ एक पार्टिकल्स निकला, जिसका नाम प्रोटॉन हुआ, जो डिटेक्ट हुआ डिटेक्टर में, ठीक है। तो इसी तरह से ये डिटेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, तो ये बाद में पता चला कि भाई ये चार्जेस पार्टिकल्स है, इसका नाम इसीलिए न्यूट्रॉन दिया। मतलब क्या हुआ? बेरिलियम या फिर बोरॉन्स, ये सब पार्टिकल्स में जाके, मतलब थिन फॉइल में जाके टकराता है, तो यहाँ कुछ रे निकलता है, उस रे जो है एक पैराफिन वैक्स होता है, पैराफिन वैक्स में टकराएगा तो आपका क्या होगा? कुछ प्रोटॉन्स निकलेगा, ये डिटेक्शन हो जाता है, लेकिन ये डिटेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए बाद में इसका नाम चैडविक साहब ने इसका न्यूट्रॉन दे दिया, क्योंकि ये क्या था? नो चार्ज पार्टिकल था, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ले लिए? चला गए, चलिए। अच्छा, यहाँ देखिए आपके पास, देखिए यहाँ समझने थोड़ा लिखने का तरीका हो गया। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम, यहाँ क्या होता है? 2 और यहाँ 4 पॉजिटिव पार्टिकल्स, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल्स है। अब क्या हो गया? बेरिलियम, बेरिलियम कितना होता है? 4 और यहाँ 9 होता है इसका एटॉमिक मास, और इसके पास क्या होता है? आपके पास दोनों टकराया, बम्बार्डमेंट हुआ दोनों के बीच में, तो यहाँ आपके पास कार्बन निकला, कार्बन एटम्स, ठीक है। 4 और 2 कितना हुआ? 6, और आपके पास ये कितना हो गया? 4 और 9, यहाँ कितना हो गया? 12, तो मतलब यहाँ 13 होगा, लेकिन यहाँ नहीं, एक यहाँ क्या होगा? इसका मास नंबर 1 होता है और इसका 0 होता है, ठीक है। तो इसी को बोलता हूँ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। उसी तरह से क्या क्या हुआ फिर से कोई दूसरा पार्टिकल्स में, मतलब
हीलियम डब्ल्यू आयोनाइज अल्फा पार्टिकल्स के साथ, और यहाँ बेरिलियम, यहाँ कितना हो गया बेरिलियम, यहाँ बोरॉन यूज किया, यहाँ बोरॉन, तो यहाँ देखा गया कि 5 और यहाँ 5 to 10, ठीक है। यहाँ हुआ तो यहाँ कुछ नाइट्रोजन निकला, ठीक है, जिसका एटॉमिक, इसका मास नंबर 13 है, 14 नहीं 13, और यहाँ से कुछ एक न्यूट्रॉन पार्टिकल्स आया जिसका नाम न्यूट्रॉन रखा, ठीक है। तो इस तरह से आपका डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन हुआ, ठीक है, इस तरह से डिस्कवरी हुआ। तो चलिए अब न्यूट्रॉन की कुछ बातें करते हैं, इंपॉर्टेंस। चलिए पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लिए, चला गया, चलिए अब इसका देखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EMU। इससे पहले थोड़ा बातें कर लेते हैं इस पे, चलो इस पे बातें कर लेते हैं। चलिए मास ऑफ कितना होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है। यानी बात को चला कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा है यार, मतलब थोड़ा सा ज्यादा किसके इक्विवेलेंट है मास ऑफ प्रोटॉन का, लेकिन क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका बहुत कम होता है। बात समझ आया, एक बात हो गया। अच्छा एक बात हो गया कि मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो दोनों मोर और लेस सेम होता है, ठीक है, ये बात समझ में आया। तीसरी बात हो गया कि ई बाई मास रेशियो। अच्छा चार्ज क्या होता है, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है यार, 0 होता है, कितना होता है 4। तो यहाँ क्या होगा देयरफॉर ई बाई मास रेशियो, ई बाई मास रेशियो कितना होगा, ई चार्ज कितना आर बाई मास, कोई 0 नंबर क्या होगा 0, इसका चार्ज कितना हो गया 0 हो गया, किसका आपका ई बाई मास रेशियो भी कितना हो गया 0 हो गया, चार्ज कितना हो गया 0 हो गया, किसका न्यूट्रॉन का। बात समझ आया, इसको फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं, चले आगे, चलिए अब इस पर आगे बात करते हैं ये कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इन EMU में कितना होता है। तो मेरे भाई बताना, मैं बोल रहा हूं कि मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.675 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है -24 ग्राम में होता है, ठीक है, बात समझ में आया। अच्छा अब यहाँ मास होता है और हम लोग जानते हैं कि 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम इज इक्वल टू होता है AMU, ठीक है। तो मुझे 1 ग्राम का निकालना तो कितना होगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 AMU डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब 1 ग्राम का पता चल गया तो मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर नहीं चलेगा, पता देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, आने कितना हो गया 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, ठीक है, हो गया। अब इस पे देखो AMU निकालेंगे तो 1.675 इंटू 10 टू द पावर -24 डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24, ये क्या हो गया, इसको जब सॉल्व करोगे ना दोस्त मेरे भाई तो इसका कितना होगा 1.008, जो समथिंग 1 AMU को बराबर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, समझ आया। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, ठीक। थोड़ा सा ये बड़ा था, थोड़ा सा 8 आया, उसमें 3 था इसीलिए यहाँ 7 आया था, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ मास ऑफ न्यूट्रॉन खत्म होता है, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कुछ आगे और पढ़ेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। अभी जो मैंने क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते, चर्चा कर लेते हैं। अभी मैंने यहाँ डिस्कवरी ऑफ टॉपिक रिवीजन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स पढ़ा, उसमें से क्या हुआ कि यहाँ से कुछ जो है यहाँ गैसियस मतलब हाइड्रोजन गैस रखा गया, इधर से पास हो रहा था, जिंक सल्फाइड में टकराया तो रेड ग्लो कर रहा था, क्योंकि यहाँ जिंक सल्फाइड रखा गया था, रेड ग्लो हो रहा था, ठीक है। ये बातें समझ आया। दूसरी बात ये है ना, ये बात है, ये सब आप धीरे धीरे देख लेंगे रिपीट करके, ठीक है। और ये सब इंपॉर्टेंस है। दूसरा बात क्या पढ़ा, फिर पढ़ा कि भैया ये बातें हैं कि कैसे कैसे हुआ। उसके बाद देखो आपके पास ये सभी कुछ प्रॉपर्टीज है, ये सब मैंने लिखा है, ठीक है। चलो तो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय। और हाँ आप रेगुलर बेसिस पे जरूर देखिए भाई, क्योंकि नहीं देखते हैं आप लोग, एक वीडियो देखते हैं फिर दूसरा वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, तो कंटिन्यूअस रखिए और तभी जाके आपका क्या होगा IIT में सिलेक्शन होगा, और साथ साथ में आपका एम्स जरूर मिलेगा। अगर नीट का तो आसान, मैं इतना बहुत क्वेश्चन ला रहा हूँ ताकि आपको क्या होगा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।